हाँ हाँ, वही लग। चलिए आज ये चैप्टर पढ़ते हैं, आसान चैप्टर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉल्यूशन एक आध क्वेश्चन तो आता ही है, तो काफी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। 3 ही चैप्टर तो है 12th में जिससे न्यूमेरिकल आता है। पहला हो गया सॉल्यूशन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा हो गया केमिकल कैनेटिक्स वाला। समझ गए ना। 3 चैप्टर से पूछा जाता है, तो सॉल्यूशन भी उसमें एक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो आज इसी को उड़ाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफिनेशन में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जानना है। होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और ये क्या होता है, होमोजीनियस और बाइनरी होगा, मतलब 2 चीज से ही मिलके बना होगा। ऐसे तो बहुत सारे चीजों से मिलके बना हुआ हो सकता है सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें होमोजीनियस मिक्सचर होगा और बाइनरी सॉल्यूशन होगा, मतलब 2 चीज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है। ये क्या रहता है, सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में रहता है भाई, ये लार्ज अमाउंट में रहता है। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है डेफिनेशन इसका, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। समझ गए। यहाँ पे आपका एक लाइन का डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, बस। और वो 2 कंपोनेंट कौन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल कौन सा पूछा जा सकता है, देखो है ना। जैसे ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिला रहे हैं तो गैस का गैस में सॉल्यूशन है। लिक्विड के गैस में सॉल्यूशन क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड। ऐसे सॉल्यूशन कितने टाइप का हो जाएगा टोटल, 3 टाइप का। अब 3 टाइप का अलग अलग टाइप है। जैसे पहला नंबर पर गैसियस है, गैसियस का 3 टाइप। अब देखो गैसियस के आधार पर कैसे इसको डिवाइड किया गया है ना, कि इसमें सॉल्वेंट का काम गैसियस करेगा, इसमें सॉल्वेंट का काम लिक्विड वाला करेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड वाला, मतलब जो लार्ज अमाउंट में होगा उसके अनुसार क्लासिफिकेशन है। ठीक है। और टक टक क्या हो रहा था, हेलो, क्या बज रहा है, टक 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 टक। एकदम, ओ ये बज रहा है, इसी मोबाइल में गेम खेल रही है। तो वही कहेगी यार, टक 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 क्यों बजने लगा, कहाँ से। तुमको नहीं ना कुछ सुनाई दे रहा था। ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल है 9 गो टाइप का, समझ गए ना। इसमें से एग्जाम्पल लिख भी सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। समझ गए। तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इधर हो सकता है, देखिए सब पूछा जा सकता है, नहीं बता पाएगा आदमी उस समय कि एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम किसका है, लिक्विड इन सॉलिड का। समझ गया ना। तो ये सब है। नेक्स्ट देखिए, अब सॉल्यूशन को बहुत सारे चीजों में व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़िए ऊपर का सेंटेंस। The composition of a solution can be described by expressing its concentration। तो उसके कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेस करने का बहुत सारा मेथड है। समझ गए। पहले भी जानते होंगे, बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़े हैं, है ना। पहला मेथड है मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट टोटल मास इनटू 100। जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है ना,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला रहा था। मान लो कि ऑक्सीजन 10 ग्राम लिया है, इसको 80 ग्राम लिया है, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना ग्राम होगा? 90 ग्राम होगा ना भाई। तो पूछेगा कि आप मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताइए। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आप बाय वेट, समझ गए ना। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट बताइए। तो क्या लिखोगे इसमें? मास ऑफ द कंपोनेंट, ऑक्सीजन का मास कितना टोटल दिया हुआ है? 10 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना बना? 90 ग्राम। तो गुना कितना से कर देंगे? 100 से। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि कितना परसेंट आपका मिला हुआ है ऑक्सीजन, समझे ना। 100/9% ऑक्सीजन मिला हुआ है इस सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा मास परसेंटेज क्या होता है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन बदलने का तरीका अलग हो जाएगा। इसी में पूछ देगा कि मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बताइए, तो उसका हो जाएगा 80/90 इंटू 100। समझ रहे हो ना चीज? दो दो निकलेगा हमेशा, एक सॉल्यूट के लिए और एक सॉल्वेंट के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको अच्छे से देखना है, समझ गए ना। पहले इस फार्मूला को लिख लिया जाए, कम से कम पहले लिख लीजिए। टॉपिक का नाम क्या लिखिएगा? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और पहला नंबर पे क्या? मास परसेंटेज। फिर एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, 10% ग्लूकोज मिलाया गया है, बताते हैं, लेकिन पहले इसको लिख लो फार्मूला। मास परसेंटेज of a component is equal to mass of the component in a solution by total mass of the solution into 100. हो गया भाई ये वाला।
हो गया। देखो एक एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ था, इसको समझो अच्छा से, ठीक है ना। क्या दिया हुआ था कि 10% ग्लूकोज है, 10% का मतलब बता रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम क्या है, वाटर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया बता, 100 ग्राम। समझ गए ना। तो उसी तरह पूछ सकता है कि आप बताइए, जैसे ये परसेंटेज तो हम दे दिए थे, मतलब ये एग्जांपल जैसे ग्राम दिया हुआ था, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में दिया हुआ है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बताइए। तो क्या लिखते हैं, 10/100 इंटू 100, 100 कट जाता तब ना 10% आ रहा था। अब समझ, उसी तरह पूछता कि मास परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए, तो क्या लिखते हैं, 90/100 इंटू 100, ये 90% मिला हुआ है। समझ गए ना। ये इसका मतलब हुआ ओरिजिनल। एक चीज और एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स इतना परसेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इन वाटर, मतलब HCl है और H2O है, ठीक है। इसमें HCl बता रहा है कि 3.62 है और वाटर बाकी 100 - 3.62 है। समझ गया ना। इसको कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, कोई चीज को धोने उन्ने के लिए यूज किया जा रहा है, कलर कूलर निकालने के लिए। तो ये सब एग्जांपल दो गो दिया हुआ था, ये सब एग्जांपल समझ में आ गया होगा, है ना। उसी तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है भाई, लीटर वीटर ये सब। ये कुछ नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये वो लिख लिए थे, वॉल्यूम परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाई, उसी तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देना है। समझ गए ना। जैसे उसमें दिया रहेगा भाई क्या, अब 10 ml मिला हुआ है 100 ml में, तो टोटल सॉल्यूशन 110 ml का हो गया। तो अब जो भी जिसमें मिला हुआ है उसे अनुसार हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकाल देंगे, है ना। तो ये भी आसान है एकदम, और ये उतना ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, इस कारण इस पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए केमिस्ट्री का एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त होता है। समझ, क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है, आदमी सोचता है कहाँ से पूछा गया। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स, देखिए अब ml में आ गया वही चीज, 10% का मतलब 10 ml इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला बताओ भाई, समझे ना, डिजोल्व इन 90 ml H2O। समझ गया ना। तो टोटल सॉल्यूशन कितना का हो गया, 100 ml। उसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ C2H5OH, तो कितना हो जाएगा, 10/100 वही ना 10% आ रहा था, यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। उसी तरह से एक और दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीज इज यूज्ड टू, क्या दिया हुआ है, कूलिंग इन इंजन, इंजन को कूल करने के लिए उसमें इथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में। किसी भी गाड़ी उड़ी का इंजन होता है ना, गर्म हो जाता है काफी, उसको कूलिंग के लिए उसमें ऐसा केमिकल ताकि वो जल्दी गर्म हो नहीं और ना जल्दी फ्रीज हो। अब देखिए अगला दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कहाँ से तैयार कर दिया, दोनों को मिला के, मास प्लस वॉल्यूम। अब इसमें क्या रहेगा ना कि अब 10 ml मिला हुआ है 100, देखिए उल्टा लिख दिया, इसमें दिया हुआ रहेगा कि 10 ग्राम शुगर ले लेते हैं, शुगर, शुगर को, शुगर, ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही इसको कूटने को मिलता है क्या,
10 ग्राम शुगर मिला हुआ है 90 ml H2O में, समझ गया ना। तो ये इसका जो परसेंटेज में बदलोगे तो 10/90 करोगे, इसमें देखिए इसमें इधर उधर नहीं होगा, इसमें टोटल सॉल्यूशन नहीं लेंगे कि कितना ग्राम का हो रहा है, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग दिया हुआ है, कोई ml में दिया हुआ है, कोई लीटर में दिया हुआ है, समझ गया ना। और इंटू 100 कर देंगे तो ये हमको निकलेगा क्या, मास बाई वॉल्यूम। तीन चीज था, ये दोनों मिला के है, पहला वाला जो पढ़े थे और दूसरा वाला, दोनों को मिला के तैयार कर दिया मास बाई वॉल्यूम। एक मास में दिया रहे, दूसरा वॉल्यूम में दिया रहे, या दूसरा मास में दिया रहे, पहला वॉल्यूम में दिया रहे, समझ गया ना। उसी तरह से पार्ट पर मिलियन, जैसे एयर पोल्यूशन जानते हो ना, हेलो, एयर पोल्यूशन में देखना पार्ट पर मिलियन में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये सब गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैस है, तो मशीन आता है मेजर करने वाला, एयर पोल्यूशन ये सब। तो एयर भी क्या है, एक प्रकार का मतलब सोल्यूशन ही है गैस का। तो उसमें क्या है, पार्ट पर मिलियन में पीपीएम में बताता है, मतलब इतना पीपीएम लेवल हो गया, ये खतरनाक हो गया, समझे ना, ऐसा सुने होगे ना, या पेपर ऊपर में भी पढ़े होगे। तो पार्ट पर मिलियन मतलब 10 के पावर 6 को मिलियन बोलते हैं, समझ गया ना। तो कितना पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब ये कंपोनेंट को एकदम गिन दे रहा है कितना पार्ट मौजूद है, समझ गए ना। ग्राम और वॉल्यूम का बात नहीं है, पार्ट पर मिलियन, मतलब ये एकदम मतलब थोड़ा सा भी रिलीज करेगा ना, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसका एटम को गिन दे रहा है। तो ये जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला एग्जांपल क्या लिया है कि 1 लीटर सी वाटर विच मीन्स इतना ग्राम, सही है हाँ, मतलब 1 लीटर सी का वाटर लिया गया था जो 1030 ग्राम था, कॉन्टेन इतना ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, 10 × 10⁻³ ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन, सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एट इतना ग्राम पर इतना। मतलब देखिए कैसे इसको निकाला, 1030 ग्राम में कितना मौजूद है, 6 × 10⁻³ एक में कितना मौजूद होगा, 6 × 10⁻³ या बाई 1030, हेलो, 10 मिलियन में कितना होगा, तो 10 मिलियन से कर देंगे ना, वही फार्मूला वाला आ गया ना, जो ऊपर में फार्मूला लिखा हुआ वही फार्मूला आ गया ना यहाँ पे लास्ट में, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट बाई 1 मिलियन से इसको किए ना जी मल्टीप्लाई, 10⁻6 है, वही तो एग्जाम्पल था, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये कट उठ के आ रहा है 5.8 पार्ट पर मिलियन, पीपीएम इसका यूनिट है। इस वाले फार्मूला पे ज्यादा थोड़ा फोकस किया जाए, इसको लिखा जाए पूरा, इसको लिखा जाए। अगला तो 3 को आ रहा है जो एकदम मतलब आता ही है क्वेश्चन मतलब हर साल, लेकिन पार्ट पर मिलियन वाला जल्दी समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है। तुम ही से बात किया था कि पापा से भी, वही 2 ही बजे कॉल किया था क्या, लगता है कि एक आध दिन और हम लोग पढ़ रहे थे तो कॉल किया था, लेकिन हम उठाए नहीं थे, शायद हो सकता है कि उसी समय पूछना चाहता होगा या हमसे पूछवाना चाहता होगा। तो बताते रहता है कि भाई हुई उसका जो चचेरा भाई है वो सब पैरवी में ऐसे देते रहता है, कोई कोर्ट में कोई ब्लॉक में ऐसी पैरवी से जो
उससे पूछा ना कि जहाँ आप रहते हैं वो शहर है पहले कि ठाकुर जो कि शहर का मतलब होता है कि एक आपको मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, मॉल वॉल होना चाहिए, वो तो बीटा में भी नहीं है। बीटा शहर कहाँ है, सब अभी सेमी अर्बन एरिया है ना, गांव है ना शहर है, बीच बीच में है। हाँ, कस्बा हिंदी में। वो अपना देश के नागरिक को नहीं जाने दे रहा है, दूसरा देश नहीं। अफगानिस्तान। जैसे वो जान रहा है ना कि सब उसी तरह डॉलर वॉलर भेज के मनी ट्रांसफर करके भागने के चक्कर में देश से लगा, गरीब आदमी थोड़े भाग रहा होगा। हो गया होगा ये। मोल फ्रैक्शन कुछ याद है? नहीं याद होगा अभी। देखिए सबसे पहले तो जानो भाई, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत आदमी को यही नहीं पता रहता है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो समझ गया ना। चलो अब बताओ क्या होता है इसका, अगर पूछेगा डेफिनेशन। चलिए तो सबसे पहले मोल कैसे निकालेंगे इसका पहले डेफिनेशन बताइए। नहीं नहीं, देखिए अब पूछेगा कि तुमको अगर दिया हुआ है ऑक्सीजन का 5 ग्राम दिया हुआ है, कितना मोल है बताइए, क्या लिखोगे? मोल अलग निकलता है, और मोल दिया रहेगा तब मोल फ्रैक्शन निकलेगा, समझ गए ना। मोल पहले निकालना होगा, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकलेगा, समझ गए। लेकिन ये यहाँ मान के चल रहा है कि मोल निकालने आपको आता है, क्योंकि मोल कंसेप्ट 11th में पढ़ना है, समझ। हाँ, ये डायरेक्ट मोल से बात कर रहा है। तो जब मोल से डायरेक्ट बात कर रहा है तो फिर वही चीज है, नंबर ऑफ
मोल ऑफ कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कोई पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या ऑल कंपोनेंट। इसको हम लोग मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एन बी से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो क्या लिखेंगे? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, समझ गया ना। और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया, ये तो क्लियर होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फार्मूला लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि ये सब बहुत समझ चुके हो डिटेल में, है ना। वही रहता है कि खाली देखोगे ना तो पढ़ा हुआ चीज तुरंत समझ में आ जाता है, नहीं तो मोल फ्रैक्शन ही नहीं समझ में आता है बहुत आदमी को। लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक है, चलते हैं, हम बोलते हैं कि तुम निकाल सकते हो नीट भाई, लेकिन बढ़िया गाइडेंस को जरूरत है, समझ गया ना। थोड़ा सा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम भाई इतना हार्ड हार्ड चीज, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन ये सब समझ सकते हो, तो ये सब चीज भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा इस टॉपिक पे तुमको। उसके बाद एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फिर तो इंटरनेशनल रिलेशन जितना देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ग्रेजुएशन में जानती हो, एमबीबीएस करो इंजीनियरिंग करो, फेल नाम का कोई चीज नहीं होता है, बैक पेपर होता है बस। एक बार नाम लिखा गया फिर जिंदगी एकदम समझिए कि टॉप कर गया। लेकिन मेहनत तो एकदम करना ही होगा भाई। थोड़ा सा जैसे अभी थोड़ा सा बचपना टाइप से है तुम्हारे अंदर, जैसी सीनियरिटी आएगा ना खूब मेहनत करने लगोगे। वो चीज का एकदम मतलब पता नहीं, अब किसी आदमी को बेइज्जती होने के बाद या कुछ वो मोमेंट रहता है, वो फिर वहां से मेच्योरिटी आ जाता है अचानक, कोई बताता नहीं है। और ना वहां पे कोई डराता है कि पढ़ो पढ़ो, वो अपने आप वो आदमी को आ जाता है एक दिन। आ गया जिस दिन 10-12 घंटा खुद पढ़ने लगोगे तो सक्सेस हो गए। लेकिन जल्दी से उस चीज को तलाश करोगे तब आएगा। क्योंकि देखते हो ना, बहुत जैसे हम देखे हैं, बहुत बच्चा के दिमाग ठीक रहता है लेकिन वो पढ़ने में एलर्जी है, किताब नहीं छू सकता है, ये दिक्कत होता है। तो कैसे मतलब सफलता तो हाथ धर के नहीं है कोई ले जाएगा, वो तो अपने ही जाना रहता है। नीरज चोपड़ा टाइप से भाला फेंकना ही होगा। खेल रहता था आदमी खेल भी लेता है यार, पढ़ाई ऐसा चीज है ना कि पता नहीं, अब बोलता तो है सभी कोई 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 इंटरेस्ट, लेकिन सक्सेस पर्सन जो बच्चा सब सक्सेस करता है ना, उसको पक्का मतलब प्यार रहता ही होगा पढ़ने से। हमको तो खैर नहीं हुआ है, होता तो अभी सक्सेस रहते, लेकिन जो भी सक्सेस रहता है ना उससे पूछना, वो सब मतलब किताबें लेकर सुतेगा उठेगा पढ़ेगा, मतलब सब फेस्टिवल टाइप से इंजॉय करने लगता है, पढ़ाई को एकदम मजा आने लगेगा उस सब सफलता का मतलब उसको पता नहीं चलेगा, स्टेशनों को बैठ के पढ़ने लगेगा, मतलब टाइम। भाई हम बताते हैं अपना कहानी, एक लड़की थी बीटा की थी, मतलब बिहटा से पटना, जब हम 11th-12th पढ़ रहे थे ना उस समय कोचिंग करती थी पटना। मतलब उसको 2 घंटा टाइम 3 घंटा टाइम, तो उसको खाली ऑटो वगैरह, हम पटना रूम लेके रहते थे, लेकिन वो अपना बस उससे भी जाती थी तो पढ़ते हुए जाती थी, 1 मिनट टाइम वेस्ट में। और उसका AI ट्रिपल ई का एग्जाम उस समय होता था, AI ट्रिपल ई निकाली, NIT से इंजीनियरिंग करके बढ़िया पैकेज अभी कमा रही है। और हम थे कि पटना में रहे भी रूम लेके कि टाइम नहीं व्यस्त हो, लेकिन उससे होता है कि पढ़िएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पटना में रहने से क्या हो जाता है, समझिए कि वो यहाँ से अप डाउन करती थी और वो निकाल लिया ट्रिपल एग्जाम, बढ़िया रैंक से निकाली थी फर्स्ट अटेम्प्ट।
लड़की सबको हम देखते हैं कि कुछ ज्यादा सब पढ़ता भी है थोड़ा इंटरेस्ट से, या तो अगर पढ़ने वाला लड़की नहीं है ना तो मतलब अथी रहता है, सब बातचीत करते रहेगा, लड़का उड़का से सब बिगड़ले रहता है। ऐसा देखे हो कि नहीं भाई? मतलब ज्यादा सीबीएसई यूबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले को हम ज्यादा बोल रहे हैं ऐसा। सीबीएसई यूबीएसई स्कूल में लड़की सबको देखे हैं बहुत ज्यादा तेज रहता है भाई, कोई अरे अरे तो एक आध को बिगड़ल रहेगा तो पूरे बिगड़ल रहेगा एकदम, हर चीज में टॉपर रहता है सब। हाँ मतलब इसी कारण तो वो एजुकेशन कराया जाता है, सब बच्चा पार हो जाए साथे साथे। इस समय जान रहे हो जैसे कि कितना स्कूल क्या था ना कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ने लगा था, इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई से ले रहा था, तो ये नया मार्केटिंग जान रहे हो क्या चल रहा है पटना के बड़ा बड़ा स्कूल में? लड़का लड़की को साथ में बैठवा रहे हैं बेंच में, 9th 10th वाले को, क्योंकि आप मजा लीजिए थोड़ा सा, अच्छा तो लगता करेगा किसी को भी। क्या करेगा बच्चा, एकदम कहेगा कि नहीं जावे करेंगे डेली स्कूल, कहेगा ना, तो लड़की जो बैठने को मिल रहा है उसको कहेगा डेली जाएंगे, डेली जाएंगे। और वो इसी कर करके डेली जाएंगे तो फिर पिछल का जो 2 साल का फीस नहीं जमा किए हैं धीरे धीरे जमा कीजिए। अरे भाई ऐसा करवा रहा है, हमारे यहाँ 2 3 लोग पढ़ते हैं सबके ऐसे मार्केटिंग चल रहा है, ये अलग टाइप का आ गया है। ये इस तरह का मतलब इंटरेस्ट के लिए भी, पैसा और इंटरेस्ट दोनों चीज हो गया। बच्चा आप छोड़ेगा, आप कहेगा कि नहीं हम जाएंगे इसको डेली, हम आज सैटरडे को भी जाएंगे और रक्षाबंधन में नहीं जाएंगे दूसरे दिन, स्कूल जाएंगे। आखिर में सब चीज तो स्कूल पर डिपेंड करता है कि नहीं, आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा 10th तक ही डिसाइड हो जाता है। पढ़े हो सबसे टॉप स्कूल से तब ना भाई, ना तो इतना कोई कहाँ समझ पाता है, गांव मोतिहारी उतिहारी का बच्चा आके पूरा ग्लोबल स्तर का चीज समझ रहा है कि नहीं? तुमको तो ये सब पढ़ते हुए लगता होगा कि मोदी उदी टाइप से मीटिंग ले रहे हैं सबका, लगने लगता है ना ऐसा। मतलब वहां बैठा, हाँ जैसे कि अब बैठा भी दिया जाए मोदी के तो वहां ऐसा नहीं लगेगा तुमको कि हमको इस मुद्दा पर नहीं नॉलेज है या हम डिसीजन नहीं ले सकते, ले सकते हैं एकदम ले सकते हैं। है ना? ये तो हम देखे हैं सिर्फ कोटा में ही, और तो कहीं नहीं देखे हैं। होगा तो सब सक्सेस करेगा ही या कर गया होगा। वो चिजुआ नहीं बोले कि मेच्योरिटी जिस दिन आ गया ना, जैसे हम भी हैं तो अभी बचपना में ही जिंदगी जी रहे हैं, अभी भी भाई मजाक नहीं बोल रहे हैं, हम बच्चे टाइप से भी जी रहे हैं। जिस दिन वो मेच्योरिटी आ गया ना उस बच्चा टाइप से कि 6 महीना इस स्मार्टफोन से दूर, उस दिन सक्सेस कोई रोक ही नहीं सकता है उसके बाद। हाँ जैसे हम लोग को तो वैसे ही लगता है, हम लोग तो उसी को बुड़बक समझने लगते हैं। लेकिन हम कोटा देखे हैं, कोटा सब टिपने वाला मोबाइल रखेगा अपना खाली पेरेंट्स से बात करने के लिए बस, पढ़ने वाला बच्चा हम तो देखे हैं, वहां गए भी हैं। तो वहां इसीलिए सब सक्सेस करता है क्योंकि जैसे वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, जिसको देखोगे वो छोटा मोबाइल टिपने वाला ही रखता है, तो बच्चा सब जिद भी नहीं करेगा कि हमको भी, जैसे जहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है वहां ना आदमी को स्मार्टफोन चाहिए, वहां कंपटीशन। हाँ वहां कंपटीशन चल रहा है कि रैंक कितना आ रहा है टेस्ट सीरीज में, तो ये सब चीज वो सब लइकन से दोस्ती करो। कहाँ वो सब तैयारी करता है, किस चीज का लिया है, मतलब कौन सा कोर्स कौन की?
अब तो प्रकाश का तो फीस बहुत ज्यादा है भाई ऑनलाइन में। अच्छा। हाँ तो वो तो ऑफलाइन में फीस वो तो जमा कर दोगे तो वो तो ऑनलाइन चलाएगा क्लास। आकाश तो खैर नंबर वन है, आकाश और एली। जैसे इस सब में अगर लइकन पढ़ने वाला रहेगा ना तो वो सब वही वही क्वेश्चन बताता है ना। कभी कभी तो मतलब वो सब लिखित कहेगा भाई की स्टडी मटेरियल से एकदम 50% ऊपर क्वेश्चन में डायरेक्ट लड़वा देगा। मतलब ये हम लोग 2.1 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गारंटेड क्या है कि मतलब 99% चांस है कि ये नहीं आएगा अगला साल नीट में। इससे हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ सीख सकते हैं, है ना। लेकिन वो सब भाई मतलब वो सब इतना बड़ा बिजनेसमैन है ना कि वो सब सीधा शिक्षा मंत्री से लेके सबका टाई अप रहता है। हाँ मतलब जैसे शिक्षा मंत्री डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बताएगा उसको, लेकिन बता देता है जैसे कैसे यही एग्जाम्पल उसको हिंट कर देता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, भले डाटा चेंज करके आपको बता देगा। तो वो सब अपना बच्चा को तो वही कर ना, भोंदो बच्चा वहां जाता है तो भाई प्रैक्टिस कर करके खाली क्वेश्चनों उच्चन रट लिया तो वो मारेगा तो एकदम सही ऑप्शन पकड़ेगा। इस कारण सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा है। अगर सक्सेस रेट नहीं ज्यादा रहता तो क्या हो गया आजकल भाई, कॉमर्शियल सेक्टर ना हो गया है, बिजनेस हो गया है, कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा तो खास करके हो गया है। तो वहां वैसी होता है वो सब। क्या करता है ना कि जैसे तुम शिक्षा मंत्री हो ना, 5-5 करोड़ के गिफ्ट देगा जन्म दिवस में जाकर। कौन मना करता है, लेवे करेगा आदमी। प्रोग्राम करवाएगा अपने, जैसे कि ऐसे करेगा, कोई चीज करवाएगा, उद्घाटन कराएगा, आपको बुलाएगा। अभी तो लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला, वही कोटा का सांसद है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इन ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो पहले क्या मान लिया है, लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन था, ठीक है। तो 20 ग्राम क्या हो गया, C2H6O2 हो गया। और 80 ग्राम और क्या हो गया, 80 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। हो गया ना। अब मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बोल रहा है तो x ऑफ C2H6O2, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, यही लिखोगे ना। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। देखिए अब नंबर ऑफ मोल तो यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ था। नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2, तो क्या लिखोगे, गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 20 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट जल्दी जोड़िए, 12×2 = 24, अब +6 अब +32, 32 32 और 38 और 4 4 4 42 और 20 62 ग्राम। समझ गया ना। एक काट कूट के आ गया कितना, 0.322 मोल। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालोगे। वाटर का गिवन वेट कितना है, 80 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर वेट जानते हो ना, 18 ग्राम होता है वाटर का, तो ये आ रहा है 4.44 ग्राम। अब क्या करोगे, नंबर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है C2H6O2 का, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल इसका कितना है 0.32 है, और बाई 0.32 प्लस 4.44, जो कट के आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझे ना भाई। ये क्वेश्चन बनाओगे मोल फ्रैक्शन का, इससे तगड़ा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, क्वेश्चन को अच्छा से बनाया जाए, ठीक है।
पूरा आ भी जाता है नहीं मिटाने के बाद भी। पूरा अच्छा सिस्टम है भाई, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है नहीं। यही वाला बना लो भाई जैसे यहाँ बनाया हुआ है, उसमें तो काफी अच्छी बनता है। लालू के पार्टी में डेली लड़ाई चलता है। हमको तो लगता है कि साली जानबूझ के मीडिया में बनल रहना चाहता है दोनों बेटवन उसका। रहता है किसी किसी का ऐसा प्लानिंग। हो गया ये। चलिए एक छोटा सा चीज दिया हुआ है ऊपर में, इसका तो डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है बहुत। मोलारिटी है ठीक है ना, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन याद रखना है। मोलारिटी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखना है, समझ गया ना। इसको भी लिख लिया जाए। क्या है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से defined as the number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity। समझ गया ना, इसको भी लिख लिया जाए।
2500 तक रूम नहीं मिलेगा जी। मतलब लेना है हमको, एकदम कंफर्म है हम भी। 1 तारीख को नहीं लेते हैं सोच रहे। उसमें सब भर गया, भरा हुआ है ना। ठीक एरिया था तो ठीक एरिया लगा था। रहने वाला है कचरा रहता है। इस वजह से 3000 तो पर्सनल महंगा पड़ रहा है, तो छोड़ने का तो बहुत बढ़िया रूम था। देखो, अगर अपने आप को अगर एमबीबीएस में देख रहे हो अगला साल ना, तो कोई महंगा नहीं है 3000, समझ गए ना। अगर तुमको अगर वही ना, तुमको अगर मन लग जाएगा वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन, कब कोई कोई एरिया में मनो नहीं लगता है भाई। पटना में खास करके ग्राउंड फ्लोर पे कभी रूम नहीं लेना, सब सड़ता हुआ रहता है। पर में तुम्हारा बहुत मस्त रूम था। हाँ, ये है। बाथरूम भी दूर है, कोई मारता होता नहीं, टेंशन नहीं, खाली सब खाना बनाता है। छी छी होता है। बच्चा सब खाना बनाता था तो उसका यही हो जाता है कि अब बैचलर रहिए तो खाना उना बनाना बहुत लफड़ा हो जाता है। फिर वही फिर वही करते हुए रह जाता है, पढ़ता होता नहीं है। जैसे कि एक चीज तो ऐसा हो जाएगा ना भाई कि अगर खाना खुद से बनाने लगोगे ना, तो डेली लगेगा कि बढ़िया चीजें बना के खाएगा आदमी। बस फिर पढ़ाई खत्म हो जाता है, फिर खाइए खाली बढ़िया बना बना के। हम मैथ से सस्ता ही पड़ता है। जूनियर बच्चा को रख लो, अगर सीनियर नहीं पसंद आ रहा है तो। हाँ हाँ, उनके साथ तो मैच नहीं खा पाएगा अपना आदमी का। मतलब एकदम वैसा हॉस्टल लाइफ थोड़े जीना है। तो हॉस्टल टाइप से ना हो जाएगा। बचपन में तो रहे नहीं हो कभी। रहे हो तब तो आदत होगा भाई तुमको तो पहले। अच्छा। हॉस्टल में तो एक रूमों में 55 10 को लेकिन के सुताता है। हाँ, कभी कभी तो हॉल रहता है एकदम, एक लाइन से चौकी लगा हुआ है एकदम। हम तो देखे ना, स्कूल वाला हॉस्टल वैसा ही रहता है भाई। क्योंकि हमारी मम्मी भी पहले 10 15 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो हम भी जाते थे पहले उसी स्कूल में पढ़ने, तो देखते थे हॉस्टल में साला एकदम लाइन से। पहले तो क्या था ना भाई, पहले आज से तुम अगर 15 20 साल पहले जाओगे ना, तो चौकी पे बैठा के पढ़ाइयो होता था। चौकी लगा हुआ है वही रहने, इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, टीचर आया पढ़ाया। हाँ, वो देखे थे, बढ़िया स्कूल है वो।
चलिए इसका वीडियो प्रचार कर दे स्कूल का, थोड़ा बिना पैसा लिए हुए। MS मेमोरियल पब्लिक स्कूल मोतिहारी, है ना। बाप रे, इतना सारा बच्चा पढ़ता है जी। कॉलेज टाइप से। ना, इतना कहाँ रहता है, इतना लड़की पढ़ती है खाली। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा क्लासरूम है जी। इतना बड़ा बड़ा क्लासरूम है क्या, इतना बड़ा बड़ा। अच्छा, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा। ये हॉस्टल के खाने पीने का तो बढ़िया एकदम है एकदम भाई। अच्छा, ये है पूरा एकदम कॉलेज जो फेल हो गया इसके सामने तो। पढ़ता भी है सब, इतना इतना बच्चा लाइब्रेरी में कि फोटो लिखवाया है खाली। लड़कों को तो टीचर वन जो कहेगा वो तो पढ़वे ना करेगा, हॉस्टल हॉस्टल में रहने वाला सब। बस उसकी चलता होगा 20-30 को। इसमें है ये जैसे स्कूलों, संसद उनसद तो नहीं ना है। अच्छा, चलिए तो सब बच्चा वीडियो देखेगा जो एडमिशन लेगा मोतिहारी का इसी, है ना। चलिए लास्ट टॉपिक आज का एक बचा हुआ है, मतलब केमिस्ट्री का। ये है मोलालिटी। ठीक है। कैपिटल M वाले को क्या बोल रहे थे, मोलारिटी। और स्मॉल m वाले को क्या बोलेंगे, मोलालिटी। समझ गए। इसमें क्या बता रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में दोनों का एक ही चीज होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, लेकिन उसमें दिया हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन इसमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ गए ना। तो मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, इट्स कॉल्ड मोलालिटी। तो इसको भी एक लाइन में लिख दिया जाए। 5 मिनट का ब्रेक अब, ठीक है ना। कानून दर्द करने लगता है, ईयरफोन लगाते लगाते भाई, ये कहता है एकदम पसीना पसीना आने लगता है। थोड़ा हेडफोन है ना, ये टाइट कर देता है एकदम। ठीक है, 5 मिनट हो सकते हैं।
गैस भरा के नहीं है।
हेलो, जब पढ़ते थे वहां का तब का है भाई, वही का है। ऐसा है। ये सब वीडियो ब्लॉग ये सब में कब से इंटरेस्ट हो गया, पर्सनल मोबाइल कब से मिला? क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो पांचों में से, ट्राई करो। पढ़े हो नहीं सब, मास परसेंटेज पढ़े हो, मोल फ्रैक्शन वाला पढ़े हो, है ना, सब पे एक एक क्वेश्चन है यहाँ। बनाइए दो गो, एक लास्ट वाला बनाइए। पहला गलत या सही बनाओ तो भाई। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना। हाँ, नहीं नहीं, बेंजीन का, सिसिक एसिड्स का, दोनों का अलग अलग निकालना है, ऐसा नहीं किसी एक का। देखो एकदम, हाँ, देखो ठीक है, एकदम इजी है। देखिए इसको आंख बंद करके, इसका है 22 बाई 22 प्लस 122 इंटू 100, ये इसका आंसर है। ये हो गया मास परसेंट ऑफ बेंजीन, और मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा 122 बाई 22 प्लस 122 इंटू 100। समझ गया ना, एकदम इजी है। ऐसी तुम भी लिख रहे होगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा हम बना देते हैं। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो तुम कि 100
ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 30% क्या बोल रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो 30 ग्राम क्या हो गया, CCl4 हो गया। 70 ग्राम क्या हो गया, बेंजीन हो गया। हमको ये चीज बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 बताइए कितना हो जाएगा। गिवन वेट कितना है, 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12। क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा 35.5 हो जाता है 140, 140 और 2 और 142। तो 142 और 12 कितना हो जाएगा, 154। 154 ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, 70 बाई कार्बन का 72 प्लस 6, 72 6 78, 70 बाई 78 मोल है ना। ये हो गया, काट नहीं रहे हैं इसको क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताना है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। तो कितना है नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन भाई, 70 और डिवाइड बाई 78 है। इसको डिवाइड किससे करना रहता है, इसे डिवाइड करना रहता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। यानी कि 30/154 और प्लस में 70/78, ये दोनों को जोड़ के फिर इसको डिवाइड कर देना, समझे ना। इसको रखिए 7, 2 बार में कटेगा 154 हो जाएगा। तो ये 30 का 30 रह जाएगा, या 70 का 140 हो जाएगा, ठीक है। 154 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 140 या 130, 170 नीचे आ गया, समझ ना। तो लगभग 2 बार में ये कटेगा, लगभग 2-3 बार में 2 पॉइंट समथिंग बार में ये कटेगा, यानी कि 0 पॉइंट कुछ मोल इसका आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे भाई। चलो मिला ही देते हैं कैलकुलेटर से काट के। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 0.5 मोल लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं 0.5 नहीं करते, 0.2। इसको सीधा लिख लीजिए 1.1। नहीं नहीं 0.9, 0.9 है ना। तो बस वैसे कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। CCl4 कितना आया, 0.2 मोल। C6H6 कितना आया, 0.9 मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कितना हो जाएगा, इसका जितना मोल ऊपर दिया हुआ है उतना नीचे दोनों को जोड़ के, है ना। 0.9 बाई 1/1 यानी कि 0.8 कुछ आएगा ऐसा, है ना। तो समझ गए हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, अगला क्वेश्चन और खतरनाक है। ये दोनों तो कुछ एकदम इजी था। चलिए पहला पार्ट इसका बनाइए, पहले 2 क्वेश्चन है इसमें। अब मोलारिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलारिटी का पहले फॉर्मूला बताइए ना क्या होता है। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए तो बस मार दीजिए यहाँ पे। पहले आपको क्या निकालना, पहले तो आपको ये यहाँ पे तय करना है, ए पे क्या बोला 30 ग्राम है, CONA2 इतना H2O में मिला हुआ है, समझ गया ना। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है आपका ये वाला चीज इंटू 6H2O, ये है सॉल्यूट आपका, ठीक है।
पहले तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालोगे ना भाई, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल का ही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट कितना है, 30 ग्राम है। इसका मोलिक्यूलर वेट तो थोड़ा इसका लंबा थोड़ा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO3 है 2 गो, इंटू 6H2O है, यानी कि इसका कार्बन का होता है 12 + 16, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, और 16 या 48 होता है ऑक्सीजन का, इसको फिर 2 से गुना करना है। अब प्लस 18 को 6 से गुना करना है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 18 प्लस ये कितना हो गया भाई, 8 4 12 2 4 5 62, 62 को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका, 62 को 2 से करोगे तो 4 122 है ना, 124, ये हो गया 124 प्लस ये हो गया 18 6 44, 144, तो टोटल हो जाएगा कितना, 4 4 8, 8 और 2 10, 8 18, 1 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, ठीक है, 1 और 1 2, 298। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 298 है, मतलब लगभग लगभग 300 ले लिया जा सकता है, अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है तो 30/300 यानी कि 0.1 मोल, समझ गया ना। तो 0.1 मोल, अब इसका निकालोगे तो मोलारिटी, तो 0.1 मोल आया है, अभी कैलकुलेट किए थे 0.1 मोल। अब बाई कितना लीटर है, 4.3 लीटर, हो गया आंसर। इसको काटिए, इसको क्या लिखिएगा, 1/43 है ना, मोलारिटी एम, इसको लिख देना है बस। इसका बी पोर्शन बनाओ तो भाई, ठीक है। एमएल को क्या करोगे तुम, एमएल को तुम क्या करोगे, लीटर बदलोगे, एमएल में लीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो पहले वो काम कर लीजिएगा, इसको बनाइए, लेकिन बी पार्ट इसका बनाइए। देखो ना क्या करोगे ना, जैसे यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, पहले देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर था, तो नंबर ऑफ मोल, अगर मान लो कि लीटर में नहीं दिया रहे, अगर एमएल में दिया रहे तो एमएल में, और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यही 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसी कारण देखे होगा कि फॉर्मूला कहीं कहीं अगर एमएल में दिया है तो 1000 से डायरेक्ट उसको गुना करके लिख सकते हैं। तो ये भी एक चीज हो गया, तो बनाइए तो इसका बी पोर्शन।
तो इसमें तो एकदम दे ही दिया है एकदम, इसका तो मोल नंबर ऑफ मोले दे दिया है ना। तो ये तो सीधा 0.5 है, और यहाँ 500 इधर 1000, तो ये कट जाएगा 2 बार में, इसका सीधा एक आ जाएगा आंसर। समझ गया ना। अब देखिए इसमें उल्टा चीज अब पूछ रहा है। 2.4 नंबर क्वेश्चन है, 2.4 के पहले 2.5 बनाओ। 2.4 थोड़ा दूसरा टॉपिक से रिलेटेड है, आगे मिलेगा वो सब। मोलालिटी और इस तरीके एक ही में मतलब पूरा दे दिया, तीनों चीज टेस्ट कर ले रहा है एक क्वेश्चन। पोटेशियम आयोडाइड, क्या करोगे पहले 100 मारोगे, है ना। तो उसमें 20 ग्राम क्या मानोगे, 20 ग्राम मानोगे, पीआई मानोगे 20 ग्राम। बस इसका मोलारिटी और मोलालिटी पहले निकालो। मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो इसमें। पोटेशियम आयोडाइड, देखिए सब तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, देखना पड़ेगा। पोटेशियम का तो लगता है कि सोडियम का तो 23 होता है, पोटेशियम का तो 20 होता है, लगता है कि यार। पोटेशियम एटॉमिक मास, मास 39, 19 इसका मतलब एटॉमिक नंबर होता है। 39 और आयोडीन का 126, आयोडीन का। ट्वेंटी या बाई 126, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया। हाँ, डेंसिटी से इसको मतलब क्वेश्चन को जो पूर्वक बनाने के लिए भी देता है, समझ गया ना। उससे कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए। मोलारिटी और मोलालिटी में तो कोई मतलब ही नहीं है डेंसिटी से। हाँ, मोल निकालो, इवन में 20 या बाई उसको करो, 40 प्लस 126, जितना आएगा उतना लिखो। 40 प्लस 126, 166, ये कितना हो जाएगा लगभग, ये 1/8 हो रहा है लगभग, है ना। 1/8 है ना। ये अब इसको निकालोगे, मोला मोला रीति वाला में अगर इसको रखेंगे तो क्या लिखोगे इसको, 1/8 रखोगे, डिवाइड करोगे इसको, कितना कितना इसको है यहाँ पे 100 मान लो ना भाई, 100 ml मान लो, बाई 1000 से इसको करेंगे, 1/8, 1000 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे, मतलब 10 मतलब 10/8, है ना। तो मोलारिटी निकल गया। उसी तरह से मोलालिटी निकलने में उसको ग्राम मान लेंगे, तो 1000 से फिर डिवाइड करेंगे। तो ये सब कोई
खास नहीं है ना। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला किताब रहता है ना, इतना हार्ड नहीं पूछता है नीट में, देखो ना एकदम क्विक क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला बेस्ड है, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप थ्योरी को फिर से आते हैं। चलिए पढ़िए सॉल्युबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, हाँ, डिजोल्व इन सॉल्वेंट इन फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर घटे बढ़ेगा तो बहुत अंतर हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, समझ गया ना। दिया है ना कि इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ दिया है ना, तो ये चीज याद रखना है। तो कुछ है नहीं न्यूमेरिकल टाइप से, इसमें डेफिनेशन था। जैसे कैसे भाई शुगर को पानी में लेके गर्म करोगे तो अभी मान लो कि 50 ग्राम घोलेगा, गर्म करने पे शुगर भी पिघल जाता है, 1 kg भी घुल जाए 100 ग्राम पानी में। और वही चीज दिया हुआ है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है ना। देखिए अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे एक टर्म आया सॉल्युबिलिटी के बाद क्या, एक होता है सेचुरेशन। इसको पहले देहाती लैंग्वेज में समझो कि होता क्या है। देखिए सेचुरेशन एक मैक्सिमम लिमिट पॉइंट है, मतलब उसके बाद अगर तुम थोड़ा सा भी चीनी डाले तो दिखने लगेगा सॉल्यूशन, खुलेगा नहीं, तो उस पॉइंट को सेचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। और वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ गए ना। और अनसेचुरेटेड क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्यूट अभी आप ऐड कर सकते हैं, वो कहलाएगा क्या, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ गए। जैसे कि यहाँ से यहाँ पढ़िए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, पढ़िए। या चलो ना तुम यहीं से पढ़ो, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और आ गया, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्रिस्टलाइजेशन में क्या बता रहा है कि इसमें क्या होगा कि सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वो क्या रहेगा कि सॉल्यूशन से वो थोड़ा सा बाहर उसका क्रिस्टल दिखने लगेगा। बढ़िए आगे। At this stage the concentration of solid in solution will be, देखिए अभी इक्विलिब्रियम, देखिए सबसे पहले क्या होगा भाई, देखो कहानी बता रहा है, ठीक है ना। पहले सॉल्यूट लोगे और सॉल्वेंट लोगे, तो क्या होगा, डालते जाओगे एक दूसरे में, डालते जा, एक इक्विलिब्रियम का स्टेज आएगा जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। एक बार क्या है, ओवर रिच कोई कर गया तब वो दिखने लगेगा। मतलब आप चल रहे थे शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाने, और फिर वाटर और शुगर का मिक्सचर बनने लगेगा, उल्टा हो जाएगा ना। मतलब वो भूलवे नहीं करेगा, पहले ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया, ठीक है। अब इससे एक्सेस नहीं करना है, इससे एक्सेस करोगे तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखे तो वो क्या होगा, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, अगर सॉल्यूट अगर एडेड करेंगे तो उसका क्रिस्टल दिखने लगेगा।
तो उस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, तो दो चीज का तो डेफिनेशन लिख लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड का यहाँ से स्टार्ट है, सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, डिजोल्व भी एडेड भी बोल सकते हैं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का यहाँ है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर, मतलब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट घुल सकता है किसी सॉल्यूशन में, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अगर नहीं घुल सकता है थोड़ा सा भी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको लिखो तो भाई, दो को बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है।
हो गया है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। चलो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जैसे सॉल्यूशन बहुत टाइप का पढ़े थे ना भाई, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, इस तरह का 9 गो टाइप था, समझे ना। देखिए अब टेम्परेचर का तो इफेक्ट सब में होगा। solubility of solid in liquid is significantly affected by temperature change। समझ गया ना, मतलब ये अफेक्ट करेगा। लेकिन क्या बता रहा है कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर करेगा। और किस प्रिंसिपल के आधार पे करेगा? ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल के आधार पे करेगा। समझ गया? समझ गया ना। इसमें क्या बोल रहा है कि इन जनरल इन ए नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। मतलब क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर सॉल्यूशन अगर टेम्परेचर पे आपका डिपेंड हो रहा है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हीट आपको देना पड़ेगा। समझ गया ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा यही। और एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच का वैल्यू, अगर डेल्टा एच का वैल्यू से अगर 0 बड़ा है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन। ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल 11th में पढ़ना है डिटेल में, समझे ना। तो उतना नहीं याद रखना है, सॉल्यूशन के हिसाब से इतना याद रखना है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा उसका सॉल्युबिलिटी, लेकिन प्रेशर पे नहीं डिपेंड करेगा। प्रेशर कितना बढ़ाइए घटाइए कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। और गैस के बारे में नीचे दिया हुआ है कि गैस में क्या होगा फिर। तो मेनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली टू एक्सटेंट in water, it is dissolved oxygen which is sustain all aquatic life. On other hand, oxygen chloride is highly soluble in water. The solubility of gas in liquid greatly affected by pressure and temperature। मतलब ऊपर में था कि सिग्निफिकेंटली थोड़ा बहुत, यहाँ तो ग्रेटर इफेक्ट होगा गैस इन लिक्विड में। ये भी तीनों स्टेटमेंट भाई रंग बदल के आ सकता है, स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किए? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। समझ गए? किताब अगर कोई पढ़ रहा है लाइन बाय लाइन तो उससे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्वेश्चन नहीं दिया गया एग्जाम में। तो उसके बाद आपका एकदम इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है यहाँ से हेनरी लॉ। क्या है हेनरी लॉ में? यहाँ प्रेशर कम था, देख रहे हो ना भाई, वो चीज को समझा रहा है कि प्रेशर पे कैसे सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करता है। जब एक एक वेट डाले थे तो थोड़ा दूर दूर पार्टिकल था, 3 गो वेट डाल दिए तो पार्टिकल थोड़ा चिपक गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। समझ गया ना। ये सब ऊपर वाला कहानी था। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया आपका हेनरी लॉ। 2 गो लॉ पढ़ना रहता है, हेनरी लॉ और राउल्स लॉ। हेनरी लॉ देखिए क्या बोलता है, मतलब एक प्रेशर के रिलेटेड लॉ दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि the solubility of a gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas। समझ गया ना। और क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हेनरी में कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। समझ गया ना। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे भाई, के एच। के एच को क्या बोलेंगे? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बस एक लाइन। ये डाल्टन का एटॉमिक प्रेशर है, डाल्टन का रूल है। ये ऊपर में जो दिया है ना, हेनरी वाला यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक बस। ये इसका स्टेटमेंट, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ग्राफ भी पूछता है कभी कभी, हेनरी लॉ का वो ग्राफ है आपका।
तो एक लाइन में इसका फॉर्मूला लिख लीजिए हेनरी लॉ वाला। देखो ये सब ज्यादा कुछ रहता नहीं है हार्ड, लेकिन वो फिर पूछने लगता है नाम से या न्यूमेरिकल देने लगता है तो फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है कि P इक्वल टू KH होता है, जहाँ पे KH हमारा हेनरी कांस्टेंट है। आगे देखो भाई, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ फेशियल इन सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये हेनरी लॉ का ग्राफ दिखा रहा था, समझ गए ना। ये वैल्यू दिया हुआ है आपका KH का, इसका सबसे ज्यादा होता है, देखिए हीलियम का सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, है ना, सब टेम्परेचर पे दिया हुआ है, टेम्परेचर पे दिया हुआ है, सबका अलग अलग ऑर्गन का दिया हुआ है इतना। सबसे कम किसका होता है, विनाइल क्लोराइड का। तो ये सब भी पूछता तो नहीं है वैसे, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है अगर एनसीईआरटी में दिया है। ये क्वेश्चन है इसीलिए, समझ गए। क्या बोल रहा है कि nitrogen gas is powered through water at 293 Kelvin. How much millimole of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? एक चीज बताना भाई, ये आया था KHX, तो इसमें पहले क्या मोल का जरूरत पड़ता था? तो पहले नाइट्रोजन का बात किया था, नाइट्रोजन का पहले मोल निकालोगे ना, निकालोगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/KH हो जाएगा, हो जाएगा इस वाले फार्मूला से, हेनरी लॉ वाले फार्मूला से। तो देखिए पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, इसका इतना दिया हुआ था, यहाँ पे कितना दिया हुआ था, सबसे पहले प्रेशर दिया हुआ है कितना, 0.987 बार में प्रेशर, ठीक है। और KH का वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इज 76.48, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होता है, P/KH होता है, 0.98/76.48, तो ये आएगा 1.29 10 का पावर -5, ठीक है। अब इस चीज को वेरीफाई करना है, इस चीज को वेरीफाई करना है, मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ था नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन अब निकालना है इसका, समझ गए ना। क्वेश्चन कैसे कैसे घूम रहा है, समझ रहे हो, तो एक ही पोर्शन इसमें मेन समझना है, समझे ना। देखिए अब इससे कितना चीज बन सकता है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन इसका दे दिया भाई, मोल फ्रैक्शन यहाँ निकाल लिया ना, पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का इसमें कितना था, वो निकालिए, वो भी निकल सकता है जब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो, है ना। ये वाला फार्मूला से एन का वैल्यू निकल सकता है ना। बस यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो पढ़ो आज भर इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा उन्हें मनाइए, फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ